मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे क्लास 11th चैप्टर नंबर 3, ठीक है ना, जिसका आपका पार्ट 1 हो चुका था। पार्ट 2 है आज। क्लास 11 और चैप्टर नंबर 3, ठीक है ना। आप ये पढ़ रहे थे क्लास 11 चैप्टर नंबर 3, ओके। इसमें से आपने पार्ट 1 पढ़ लिया था। काफ़ी दिनों से मेरे वीडियो नहीं आ सके क्योंकि मुझे खांसी जुकाम हो गया था और गला ख़राब हो गया था, इस वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया। अब लगभग ठीक हो चुका हूँ, तो जिससे कि आपके पास कंटिन्यू वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है ना। तो हमने पढ़ लिया था पार्ट 1 में मेंडलीव की मूल आवर्त नियम और मूल आवर्त नियम से संबंधित मूल आवर्त सारणी के बारे में, है ना। ये दो चीज़ें हमने पढ़ ली थी, मेंडलीव का मूल आवर्त नियम और मूल आवर्त नियम से संबंधित आवर्त सारणी के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है, जब मेंडलीव के मूल आवर्त नियम उसके गुण भी पढ़े थे और उसके दोषों को भी वर्णन हमने किया था। आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो ये है आपका। तो देखिए कि आज आपका टॉपिक क्या है शुरू होता। तो आज का जो टॉपिक है उसकी हेडिंग है आधुनिक आवर्त नियम। क्या है भैया? आधुनिक आवर्त नियम। यानी जब मेंडलीव मूल आवर्त नियम में प्रॉब्लम्स हो गई, कमियां आ गई, तो उसे संशोधन करके उसे नए रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे मेंडलीव का मूल आवर्त नियम कहते हैं। और ये काम किया था मिस्टर मोजले ने। मिस्टर मोजले ने क्या किया था कि जैसे ही अभी आपने एक दोष में पढ़ा था कि तत्वों के परमाणु समस्थानिक और संभारिक की खोज के बाद यह सिद्ध हो गया कि तत्वों का जो मूल लक्षण है वो परमाणु भार ना होकर के परमाणु क्रमांक होता है ना। इस आधार पर मोजले ने आधुनिक यानी मूल आवर्त नियम में थोड़ा सा संशोधन किया और उसे नए रूप में प्रस्तुत कर दिया, जिसे मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। देखिए क्या संशोधन किया। इस नियम का प्रतिपादन, इस नियम का प्रतिपादन वैज्ञानिक का नाम है, थोड़ा सा ब्लैक करके लिखते हैं, मोजले ने 1912 में किया था, ठीक है ना। इस नियम का प्रतिपादन यानी निर्माण मिस्टर मोजले ने 1912 में किया था और इन्होंने क्या बताया था, 1913 है, 1913 में किया था। इनके अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और ब्लैक पेन से लिखेंगे कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज पोलिस्ट। यानी बताया गया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, मोजले ने क्या संशोधन किया, मात्र संशोधन यहाँ पर मूल आवर्त नियम में क्या है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। किसके? परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात, ठीक है ना, अर्थात यदि तत्वों को उनके बढ़ती
यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती। यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के यदि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखकर सारणी बनाई जाए यानी व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, जिसे हम तत्वों का आवर्ती गुण कहते हैं। क्या कहेंगे? तत्वों का आवर्ती गुण। आया समझ में? तो ये था मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम, जिसमें मोजले ने संशोधन करके उसे नए रूप में प्रस्तुत किया। अब अगर आपके एग्जाम में आता है और केवल आप ब्लैक वाली लाइन लिख देते हैं, ओनली ब्लैक वाली लाइन, है ना, तो भी आपके पूरे मार्क्स आपको दिए जाएंगे। आया समझ? अब इसी आधार पर जब मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी बनाई गई थी तो वो बनी थी परमाणु भार के आधार पर, तो उसमें भी गलतियां हो जाएंगी। जब नियम गलत हुआ तो उसमें भी गलतियां हो जाएंगी। तो नियम को सही करने के पश्चात मिस्टर मोजले ने तत्वों को पूरी आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम से हटाकर उन्हें परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और एक नई सारणी का प्रतिपादन किया या एक नई सारणी को बनाया, जिसे मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तो देखिए क्या है, हेडिंग डालेंगे मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी यानी लिख सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव्स, है ना, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। क्या कहा गया इसमें? मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में संशोधन करके मोजले ने, वैज्ञानिक का नाम होगा, मोजले ने इसे नए रूप में प्रस्तुत किया, जिसे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। इस सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक
के बढ़ते क्रम में रखा गया है। इस सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक में के बढ़ते क्रम में रखा गया है, ठीक है ना। यानी मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में संशोधन करके मोजले ने इसे नए रूप में प्रस्तुत किया, जिसे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। यानी मूल आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार संशोधन किया और उसे नए रूप में प्रस्तुत कर दिया, जिसे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। इस सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया। इस सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है, ठीक है ना। इस क्रम में रखने पर इस सारणी की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिनको देखते हैं। तो इसको मैं साफ कर देता हूं और दोबारा से लिखूंगा। तो हेडिंग हो जाएगी आधुनिक आवर्त सारणी के गुण ऑब्लिक लक्षण कह सकते हैं, ऑब्लिक विशेषताएं कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी आधुनिक आवर्त सारणी जब बनाई गई परमाणु क्रमांक के आधार पर, तो उसके क्या गुण थे और क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में अब सीखना है आपको, ठीक है। तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में संशोधन करके जब उसे नए रूप में प्रस्तुत किया गया, तो उसके दो कॉलम बनाए गए, दो तरह से पार्ट किए गए। पहला पार्ट था, लिख सकते हैं, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं निम्न, ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणी जब बनाई गई तो उसके दो भाग थे, एक आवर्त और एक था वर्ग, ठीक है ना। एक था आवर्त और दूसरा था वर्ग। तो पहले जो विशेषता चली उसे कहते हैं आवर्त, ठीक है ना। यानी आवर्त क्या होते हैं इनके बारे में बताना था, आवर्त की विशेषताओं के बारे में बताना था, कौन से आवर्त होते हैं और कौन से वर्ग होते हैं, है ना। तो आवर्त के बारे में देखते हैं, क्या लिखना है आपको। आवर्त क्या कर सकते हैं इसके, तो मेंडलीव की देखिएगा, थोड़ा समझाता हूं। इस तरह से जो डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये क्षैतिज पंक्तियां हैं। क्या है? क्षैतिज पंक्तियां। इन क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा गया है, जिनकी संख्या 7 है, ठीक है। और इस तरह से कॉलम बनाए गए हैं जिन्हें वर्ग कहते हैं। ये है 1 2 3 डॉट 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 और 80, यानी 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है, जिन्हें वर्ग, समूह, परिवार, कुल कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इन्हें ये ऊर्ध्वाधर कॉलम है, ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊर्ध्वाधर कॉलम, और ये क्षैतिज पंक्ति। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त नाम दिया गया और ऊर्ध्वाधर कॉलम को वर्ग नाम दिया गया, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम आवर्त में। तो आवर्त हमारी हेडिंग हो गई, नंबर 1 पर लिखेंगे, इस आवर्त सारणी में इस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिन्हें आवर्त कहते हैं, ठीक है ना। इस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां रखी गई हैं? 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
7 क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहते हैं। नंबर 2, दूसरा पॉइंट आपका आता है नंबर 2 पर, क्या है कि नंबर 2 पर देखेंगे क्या होगा। पहले आवर्त को अति लघु आवर्त, पहले आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं क्योंकि इसमें मात्र 2 तत्व हैं। यानी इस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। पहले आवर्त को अति लघु आवर्त कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें मात्र और मात्र 2 तत्व हैं। ठीक है ना, कितने तत्व हैं? 2 तत्व। जैसे पहला आवर्त चालू होता है तो यहाँ से पहला तत्व हाइड्रोजन और लास्ट 18वें ग्रुप में हीलियम रखा हुआ है। पहला हाइड्रोजन और लास्ट 18वें में हीलियम रखा हुआ है। बाद बाकी का ये सब पार्ट पूरा खाली है, इसलिए इसको कहा गया अति लघु आवर्त। ठीक है ना। नंबर 3 पर चलते हैं। दूसरे व तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं। लघु आवर्त कहते हैं क्योंकि इनमें 8 तत्व हैं। आया समझ में? दूसरे और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें 8 तत्व हैं। बात समझ में आई? दूसरे और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहा जाता है क्योंकि इनमें 8 तत्व हैं। आया समझ में? पहले आवर्त को अति लघु आवर्त कहेंगे, इसमें मात्र 2 तत्व रखे गए, हाइड्रोजन है, हीलियम है। दूसरे और तीसरे में 8 तत्व रखे गए, इसलिए इनको लघु आवर्त के नाम से जाना जाता है। नंबर 4 आपका शुरू होता है कि चौथे और 5वें आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं क्योंकि इनमें 18 तत्व है। चौथे और 5वें को दीर्घ आवर्त कहा गया। चौथे और 5वें को दीर्घ आवर्त कहा गया क्योंकि इनमें 18 तत्व हैं, यानी संख्या बढ़ती जा रही। आवर्त के नाम, जब मात्र 2 तत्व थे तो उसे अति लघु आवर्त कहा गया। 8 हो गए तो लघु आवर्त, अब 18 हो गए तो दीर्घ आवर्त कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहेंगे? दीर्घ आवर्त। अब चलते हैं नंबर 5 पर। 5वां क्या है कि 6वें और 7वें आवर्त को, 6वें और 7वें आवर्त को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं क्योंकि 6वें में 32 तत्व हैं और 7वां अभी अपूर्ण है। ठीक है ना। 6वें और 7वें को अति दीर्घ आवर्त कहा गया, ये बहुत बड़े हैं। 6वें और 7वें को अति दीर्घ आवर्त कहा गया क्योंकि ये बहुत बड़े हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बहुत बड़े हैं क्योंकि 6वें में 32 तत्व हैं और 7वां अभी तक अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। ठीक है ना। अच्छा भाई,
नंबर 6 पर देखते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे व सातवें आवर्त में एक एक 36 पंक्ति है, जबकि चौथे, पांचवें और छठवें आवर्त में दो दो 36 पंक्तियां हैं। ठीक है ना। पहले, दूसरे, तीसरे और सातवें आवर्त में एक एक 36 पंक्ति है, जबकि चौथे, पांचवें, छठवें में दो दो है, यानी चौथे को दो भागों में बांटा गया इस तरह से, पांचवें को दो भागों में बांटा गया और छठवें को दो भागों में बांटा। ठीक है ना। यानी चौथे, पांचवें और छठवें को दो दो भागों में बांट दिया गया। आया समझ में। पहले, दूसरे, तीसरे और सातवें आवर्त में 1 2 3 और ये 7 एक एक 36 पंक्ति है, जबकि चौथे, पांचवें और छठवें, चौथे, पांचवें और छठवें के दो दो भाग कर दिए गए, अर्थात दो दो भागों में बांटा गया है। तो ये थी विशेषता आपकी आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्तों की विशेषता है। ठीक है ना, नोट कर लिया होगा। और अब हम आगे चलते हैं, इसको साफ करते हैं थोड़ा सा और वर्ग के बारे में बात करते हैं। अभी हम आवर्त के बारे में बात कर रहे थे, अब हम थोड़ा सा चलेंगे वर्ग के। ठीक है ना। तो हेडिंग हम क्या डालते हैं, वर्ग, यानी वर्गों की विशेषताएं क्या है। अभी तक हम आवर्त की विशेषताएं पढ़ रहे थे, अब हमें पढ़ना है वर्ग की विशेषताओं के बारे में। ठीक है ना। तो वर्ग के बारे में क्या पढ़ते हैं, नंबर 1, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 9 वर्ग हैं, कुल 9 वर्ग हैं। ठीक है ना, जिन्हें जो क्रमशः फर्स्ट से लेकर 8th तक और एक शून्य वर्ग है। ठीक है ना, यानी एक वर्ग जो है वो शून्य बनाया गया है। 1 2 3 4 5 6 7, आगे देखें तो 8 और 9, 8 और ये 0। यानी मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 9 वर्ग हैं, जिन्हें क्रमशः फर्स्ट, यानी इनको हम रोमन अंक में लिखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड 8th और 0। ठीक है ना। इन्हें क्रमशः हम फर्स्ट से लेकर 8th तक और शून्य वर्ग में बांटा गया है। क्लियर हुई बात। कुल 9 वर्ग हैं, जिन्हें क्रमशः फर्स्ट से लेकर 8th और शून्य वर्ग में बांटा गया है। नंबर 2 पर चलते हैं। नंबर 2 है फर्स्ट से 7th तक के वर्गों को दो दो भागों में यानी ए व बी में बांटा गया है। समझ में आया?
यानी प्रत्येक 1 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक के वर्गों को, 1 नंबर से लेकर 7 तक के वर्गों को 2-2 भागों में बांट दिया गया। यानी पहला है तो फर्स्ट ए है तो फर्स्ट बी, सेकंड ए तो सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, इस तरह से डिवाइड किया गया है। आया समझ में। नंबर 3 है 8th वर्ग को 3 समूहों में बांटा गया है। एर्थ वर्ग को 3 समूहों में बांटा गया है, जिसमें ए या बी कोई नाम नहीं दिया गया, केवल एर्थ वर्ग को 3 भागों में, 3 समूहों में, 3 ग्रुप में बांट दिया गया है। ठीक है ना। नंबर 4 पर आता है शून्य वर्ग का कोई बंटवारा नहीं किया गया। ठीक है ना। यानी शून्य वर्ग में कोई भी भाग नहीं किए गए, वो एक अकेला है जिसका कोई भी डिवीजन नहीं किया गया, कोई भी विभाजन नहीं किया गया। नंबर 5 है इस आवर्त सारणी के प्रत्येक वर्ग में रखे सभी तत्वों के गुणों में समानता होती है। इस आवर्त सारणी के प्रत्येक वर्ग में रखे सभी तत्वों के गुणों में समानता, यानी ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, यानी अप एंड डाउन। तो प्रत्येक वर्ग में जितने भी तत्व रखे गए हैं उनके गुणों में समानता होती है। ठीक है ना, अर्थात वो समानता प्रदर्शित करते हैं। आया समझ में। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे का टॉपिक जो होगा वो अगले वीडियो में मिलेगा। इस आवर्त सारणी की दोष और इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो अब चलते हैं। नमस्कार, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो आइए बच्चों देखते हैं आगे आधुनिक आवर्त सारणी के दोष। इस सारणी के क्या दोष हैं, इसकी क्या कमियां हैं, उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पर है इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं। इसे फर्स्ट ए की क्षार धातुओं तथा 7th ए के हैलोजन तत्वों के साथ रखा जा सकता है। तो नंबर 1 था कि इस सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। इसे फर्स्ट ए की क्षार धातुओं तथा 7th ए के हैलोजन तत्वों के साथ रखा जा सकता है, क्योंकि यह दोनों के गुणों के साथ समानता प्रदर्शित करता है। यानी हाइड्रोजन क्षार धातुओं के साथ भी समानता दिखाता है और हैलोजन तत्वों के साथ भी समानता। तो इसे फर्स्ट ए और 7th ए में कहीं पर भी रखा जा सकता है। इस आधार पर इसका स्थान निश्चित नहीं है। नंबर 2 है असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया है। ठीक है ना। यानी जिन तत्वों के गुण समान नहीं है, जिन तत्वों के गुणों में समानता नहीं है, उनको भी एक ही वो कॉलम में रख दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन से नीचे लिथियम, फिर सोडियम,
फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, है ना। अब इसके नीचे जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब क्षार धातुएं हैं। ये सब क्षार धातुएं, और धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं, ठीक है ना। धातुएं कैसी होती हैं? ठोस होती है। जबकि हाइड्रोजन एक गैस है, जबकि हाइड्रोजन, सारे नीचे के तत्व क्या है? ठोस है, धातुएं हैं, जबकि हाइड्रोजन गैस है। आई बात समझ में? तो ये असमान गुण वाले तत्वों को भी एक ही समूह में रख दिया गया है। नंबर अगला चालू होता है, नंबर 3 है कई तत्वों की परिवर्ती संयोजकता। कई तत्वों की परिवर्ती संयोजकता के बारे में नहीं बताया गया। यानी कुछ तत्व ऐसे हैं जो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात उनकी संयोजकता बदलती रहती है संयोग के आधार पर। जैसे फॉर एग्जांपल PCl3 और PCl5। PCl में P की संयोजकता यहाँ पर 3 है और यहाँ पर P की 5। तो ये संयोजकता क्या हो गई? बदलती हुई हो गई, परिवर्ती हो गई। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में इस बारे में नहीं बताया गया, ठीक है ना। तो ये कमी बन जाती है। नंबर 4 पर हम चलते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी से नीचे स्थान दिया गया है। यानी इन तत्वों को आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं दिया गया। पूरी आवर्त सारणी से मैंने फिनिश करने के बाद सबसे नीचे 2 पंक्तियां लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी को सबसे नीचे स्थान दिया गया। ये भी एक आवर्त सारणी की कमी बनती है, ठीक है ना। नंबर 5, अक्रिय तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर से शून्य वर्ग में स्थान दिया गया है। शून्य वर्ग में स्थान दिया गया है। आवर्त सारणी से बाहर 0 ग्रुप में इनको स्थान दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है ना। तो देखिए भैया, ये अक्रिय तत्व है, किसी से क्रिया नहीं करते, इसलिए इनको आवर्त सारणी से बाहर स्थान दे दिया गया है। आ गया समझ में? तो इस आधार पर आपके ये आवर्त सारणी कंप्लीट होती है ना। आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गई, उसकी विशेषताएं हो गई और उसके दोष भी हो गए। ये टॉपिक आपका खत्म होता है। अब आपके आगे का टॉपिक जो होगा वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के इसी तरह नोट्स कंप्लीट आपकी कॉपी में आपके सामने पढ़ते रहेंगे और आपको ऑनलाइन पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आया समझ में कि नहीं? और अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखे तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्लास 11 चैप्टर 1, 2, 3 इस आधार पे आप पूरे वीडियोस बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।